अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाले, HCF एलसीएम निकाले, तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हम नहीं रहने देंगे। ऐसा ट्रिक और ऐसा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि आज के बाद आपका क्वेश्चन में ऐसा गलती होगा ही नहीं, क्योंकि प्रश्नावली 1 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सोल्व करते हैं तो आपको 15 नंबर एकदम फिक्स रखा हुआ है। इसीलिए हम सारे क्वेश्चन को एकदम कंसेप्ट वाइज समझेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे, ताकि एग्जाम में नंबर बदल के दे या क्वेश्चन बदल के हमें उससे कोई लेना देने, क्योंकि हमें तो कंसेप्ट पता है भाई। कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बदल के दे या नंबर बदल दे, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन बनाने आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्या है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे HCF और एलसीएम निकालने का, ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे? क्योंकि हम वैसे बेसिक कंसेप्ट से हम बताएंगे। कंसेप्ट ही एक ऐसा चीज है जो कि आपका जिंदगी भर साथ देता है, तो हम आपको जिंदगी भर भूलने नहीं देंगे। तो किस तरह हम HCF और एलसीएम निकालना हम आपको बताएंगे, उसी विधि से आपको निकालना है। क्या कह रहा है कि HCF और एलसीएम निकालिए, और निकालने के बाद आपको क्या कह रहा है कि आप दोनों संख्या का गुणा कीजिए। तो दोनों संख्या आपका क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का गुणा कीजिए, और HCF और एलसीएम 26 और 91 का जो HCF निकलेगा और जो एलसीएम निकलेगा, और 26 91 के बराबर है कि नहीं, ये जांच करना है आपको। पहले HCF और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे HCF और एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है या नहीं है। पहले हम किसका निकालेंगे, 26 और 91 का निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 और 91 का निकालना है, तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने कैसे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गुणनखंड करने ही सिखाया गया, तो 2 नंबर में गुणनखंड आप करना सीख गए। तो 26 और 91 का फटाफट गुणनखंड कीजिए, और उसके बाद HCF और एलसीएम निकालिए। 26 का गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, 91 का गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 26 का गुणनखंड करिए। 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। क्या निकल गया, 26 बराबर 2 अगुणे 13 निकल गया। अब 91 का गुणनखंड निकालेंगे। 91 को अब कटाते हैं, तो किससे कटेगा, 13 7 91। 13 का टेबल भी याद है ना, 10 में आ गए हैं। नहीं याद है तो जाकर 20 तक टेबल याद कर लीजिए। अब यहाँ पर 13 7 91, 13 बार में कट गया 7 91, 7 एकम 7। फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि क्या आया गुणनखंड, 13 और 7 आया, तो लिख लेंगे यहाँ पर 13 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट समझना है। क्या समझना है कि हमें निकालना है HCF और एलसीएम निकालना है। तो इसमें कैसे HCF और एलसीएम निकालेंगे, दोनों में कौन से नंबर मिल रहे हैं, दोनों में कौन से नंबर मिल रहे हैं, 13 जो कि दोनों में मिल रहा है, 13 26 में भी है और 13 91 में भी है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर किसी भी संख्या के HCF निकालना हो तो जितने संख्या का नंबर निकाला दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 26 में भी 13 है, 91 में भी 13 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। HCF जो दोनों में कॉमन है उस नंबर को आप छोड़ दीजिए एकदम। दोनों में 13 कॉमन हुआ था, HCF ले लिए 13। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। 26 का गुणनखंड किए, 2 गुणे 13, क्योंकि पहला अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा आपको अपने सहारे बनाएंगे। आपको वीडियो भी देखने की कोई जरूरत नहीं, पहला समझ लिए दूसरा भी बना लेंगे। क्या है, 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 13 गुणे 7, दोनों का गुणनखंड कर लिए। दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों नंबर में है, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। तो जब दोनों में 13 है तो 13 हो जाएगा HCF। अगर दोनों में जो भी संख्या कॉमन होगी, दोनों में जो नंबर होगा उसी नंबर को हम क्या ले लेंगे, HCF निकाल लेंगे। दोनों नंबर में 13 है तो 13वां को क्या कर निकाल लिया, HCF हो गया 13। अब एलसीएम निकालना है तो 13 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उसको HCF निकाले, उसको बाद में बता रहे हैं क्या करना है। 13 को क्या क्या बचा है, ये 2 बचा है ना, 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा है, ये 7 बचा है ना, 7 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये HCF और 13 जो निकाले हैं उसको क्या करेंगे, लास्ट में 13 से गुणा कर देंगे। फिर गड़बड़ा गए। आप फिर से समझाते हैं आपको, क्योंकि पहला नंबर अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद ही 2 नंबर और 3 नंबर बनाएंगे ना, तो पता चलेगा ऊपर ही ऊपर समझे, ये ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। 26 और 91 का HCF निकालना था। 26 और 91 का गुणनखंड करने के बाद
दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF हो गया 13 हो गया। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, देखिए ऐसे छोड़ दिए, माने इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब समझाते हैं आपको। HCF छोड़ देना है क्या, पहले HCF निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए HCF छोड़ देना है। क्या करना है, HCF छोड़ देना है। अब जो बचा नंबर क्या बचा, 2 और 7 बचा, उतार लिए 2 और 7, फिर 13 से गुणा कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि HCF निकला था 13। जो दोनों चीज HCF में कॉमन है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, HCF हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है, एक्स्ट्रा जो नंबर आपके आता है, HCF निकालने के बाद भी कुछ नंबर बचते हैं ना, तो उसको LCM में गुणा कर दिए। देखिए हम 13 ले लिए, 13 लेने के बाद 2 और 7 बचा, 2 और 7 को गुणा कर लिए। उसके बाद HCF जो है उसको गुणा कर दिए। यहाँ पर गुणा कर अब निकल गया LCM, तो गुणा कर लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, 7 दूने के 14 और 14 में 13 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कितना आया, 182 आया, 182 लिख लेंगे। क्या हो गया, HCF हो गया 13, LCM हो गया 182। इतना निकलने के बाद आगे भी कुछ पूछ रहा है कि HCF और LCM निकालिए। उसके बाद क्या करना है कि अब आपको जांच करना है कि जो ये दोनों संख्या है इसको गुणा करने पर और जो LCM और HCF आएगा गुणा करने पर, क्या दोनों आपस में बराबर होगा। अब गुणा करके दिखाएंगे कि बराबर आपस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे। क्या जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले। अब यही जांच करना था ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है कि नहीं। तो दोनों संख्या क्या है आपका, 26 और 91 है, तो लिखेंगे क्या, 26 गुणे 91। उसके बाद बराबर लेना है HCF कितना निकला हुआ है, 13 निकला है, तो 13 लिख लेंगे गुणे LCM कितना निकला हुआ है, 182 निकला हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 182। अब यहाँ पर क्या करना है कि 26 और 91 का गुणा करके लिखेंगे। उसके बाद 13 और 182 का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। अब दोनों जब आपस में बराबर हो रहा है तो ये जांच हो गया। इसी तरह हमको दिखाना था तो क्या इस सवाल में कोई दम है, कोई दम नहीं है, बस समझ में आ जाएगा तो कोई दम नहीं है। 26 से 91 में गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करिए। इतने बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल निकालते कैलकुलेटर, यहाँ टपाक से गुणा के टपाक से लिखे। लेकिन आपको हम बता दें कि एग्जामों में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। चुपचाप यहाँ पर कॉपी पर लिखिए और गुणा करिए। यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 में गुणा करना है, करिए। 91 में गुणा किए तो 2366 ही आया, 182 13 में गुणा किए तो 2366 ही आया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2366 बराबर 2366। यही आपको क्या करना था, जांच करना था। जांच हो गया ना तो लिख लेंगे प्रूव्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है कि आपको पहला समझ में आ गया है तो दूसरा और तीसरा बना लेते हैं कि नहीं। नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, दूसरा LCM निकालना है। तो सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे को हल करेंगे। और मेरा मोटिव यही रहेगा कि अगर पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप खुद ही बनाकर चेक कर, जहां भी नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस हम डाउट को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम 12, 15 और 21 का क्या निकालें, HCF और LCM निकालते हैं। हमें 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 15 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 21 का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने तो आपको बचपन से ही पता है। तो चलिए यहाँ पर 12 का गुणनखंड नहीं पता है तो हम बता देंगे कैसे गुणनखंड किया जाता है। 12 का गुणनखंड ऐसे करेंगे, तो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब इस सारे गुणनखंड को क्या लिख देंगे, 12 के बराबर लिख देंगे। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 का भी गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, 3 गुणे 5 आ गया। 21 का गुणनखंड गए थे, 21 यहाँ पर लिख लेते हैं। और 21 का पता है कि 3 7 21 होता है, यही होता है ना। अब हमें HCF निकालना है। समझिए कि HCF निकालते कैसे हैं। हमारे सामने 3 नंबर से 12, 15 और 21 तीनों का गुणनखंड भी कर लिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि HCF हम ले कौन सा। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आप 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है, तीनों में है। जो तीनों में होगा वही हमारा क्या होगा, HCF। उसी नंबर को हम क्या ले लेंगे,
HCF ले लेंगे। तीनों में कॉमन है, लेकिन इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं, इसमें 5 है तो इसमें नहीं, इसमें नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में है, तो तीनों में 3 मिल रहा है, इसलिए HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात यह है कि हमें LCM निकालना है, तो ध्यान से समझिए कि हम LCM गुणनखंड विधि से निकालते क्यों, क्योंकि अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं। मैथ में उन्हें बहुत तेज रहते हैं, उन्हें मैथ का कंसेप्ट भी पता रहता है, फिर भी वो गलती कर देते हैं। तो हम बताएंगे कि वो गलती किस जगह करते हैं। हम HCF तो निकाल लिए, बाकी जितने नंबर बचा है उसको हम LCM में मल्टीप्लाई कर लेंगे। HCF लेने के बाद क्या क्या नंबर बचा है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, इसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या बचा है आपका, ये 5 है, इसको भी गुणा कर लेंगे 5। उसके बाद तीसरे में क्या बचा, ये 7, इसको भी गुणा कर लेंगे 7। अब इतना गुणा करने के बाद ये तो अभी पूरा एलसीएम नहीं हुआ, अब क्या करेंगे कि HCF जो आया उसको गुणा कर लेंगे। तो अब HCF आया कितना है, देखिए यहाँ पर 3 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 3 से गुणा कर देंगे HCF का वैल्यू। अब इसको गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही होगा LCM। अब LCM आ गया 1200, HCF आ गया 3। देखिए कितना इजी है ना। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। HCF बराबर में 3 और LCM बराबर में 1200। अब हम निकालेंगे 17, 23 और 29 का HCF और LCM। लेकिन सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड करेंगे, 23 का गुणनखंड करेंगे, 29 का करेंगे। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, क्योंकि 17 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 17 कटेगा, 17 एकम 17 यानी 17 से ही कटेगा। बराबर लिख देंगे 17 गुणे 1 हो गया। उसके बाद 23 का लिख देंगे, 23 गुणे 1 हो गया गुणनखंड। 29 गुणे 1 हो गया गुणनखंड। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें वही नंबर ढूंढने हैं जो कि तीनों में है, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF कॉमन नंबर होता है, तो तीनों में क्या है, 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1। अब हम आपको बताएं कि LCM निकालने के लिए क्या करेंगे कि HCF को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर बचा है, क्या क्या बचा है, 17, 23 गुणे 29, इसको तीनों को गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वह LCM का वैल्यू होगा। गुणा करने में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसीलिए लिख के गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा नंबर। बराबर कितना आया, 1 आया। LCM बराबर कितना आया, 11,339 आया। ये क्या हो जाएगा, अब इस 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। जस्ट वैसे ही बनाना है 3 नंबर, आप ट्राई कीजिए इसको। अब 8 का गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का गुणनखंड करेंगे, फिर 25 का गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करिए, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। यहाँ पर लिख लेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। पर 9 का गुणनखंड करेंगे, 9 3 3 लिखे, 9 3 एकम 3, 3 गुणे 3 आ गया। उसके बाद 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, तो लिख लेंगे 25 बराबर 5 गुणे 5। बात तो ये है कि गुणनखंडवा तो कर लिए, लेकिन अभी भी HCF निकालने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तीनों में से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जब तीनों में से कुछ हो न मिलेगा तो क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि 1 से गुणा कर दीजिए तीनों में, देखिए कोई अंतर नहीं हो जाएगा। तो HCF क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या इसको भूलना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा 7, 8, 9 का HCF, तो कितना लगाना है, 1 नंबर, क्योंकि तीनों में गुणनखंड कुछ नहीं मिलेगा तो HCF लेना है 1। इसको रटा मार लीजिए या कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि तीनों में कोई भी नंबर मैचिंग नहीं कर रहा है, तो जब मैचिंग ही नहीं कर रहा है तो क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। अब रहा LCM निकालने का, तो LCM निकालने का क्या तरीका बताए कि जो नंबर बचा है उसको हम गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद इसमें क्या है, 3 गुणे 3 है, उसके बाद इसमें क्या है, 5 गुणे 5 है। अब सारे नंबर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करके गुणा कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आपको ही नुकसान होगा, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। गुणा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगा गुणा करने का। कीजिए 5 दूना के 10, 1 0, 5 दूना के 10, 2 0।
अब की बस 3 3 लिखे 9, एम का 2 बचा 18, कितना हो गया 1800 हो गया। एलसीएम भी आपका निकल के कितना हो गया 1800 आ गया। तो आंसर लिख लीजिए कि एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800। एलसीएम बराबर में 1800 क्या हो गया आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन वो हार्ड लगता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो वो सवाल एकदम हलवा लगता है। पहले समझेंगे उसके बाद हम बनाएंगे। 4 नंबर है, कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। इसका मतलब ये है कि पहले सवाल समझिए कि ये 2 नंबर है और 2 नंबर का ये HCF दे रखा है 9। यही समझना है, क्योंकि सारे बच्चे इतने गड़बड़ हो जाते हैं कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया क्या है भाई। अरे यहाँ पर HCF दिया जब बराबर 9 कर दिया, इसका मतलब ये है कि HCF के बराबर 9 दे रखा है आपको। और फिर पूछ क्या रहा है कि एलसीएम क्या, एलसीएम 306 657 का बताइए। थोड़ा सा सवाल को ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट में दिया है, बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बनेगा कैसे यार। तो डाटा दिया है, उस डाटे को हम लिखेंगे। क्या डाटा दिया है HCF बराबर 9 दिया है। उसके बाद आपको संख्या 2 दिया है, का संख्या ये है और ये है। तो संख्या दिया है तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306 और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657। HCF बराबर 9 दे रखा है प्रश्न में। उसके बाद पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, यही 3 चीज आपको दिया है। चौथा क्या पूछ रहा है, एलसीएम बताइए। तो क्या एलसीएम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। अब इसी को क्या करेंगे, इसी के जगह पर रिप्लेस करेंगे। क्या, पहली संख्या के जगह पर पहली संख्या, दूसरी संख्या के जगह पर दूसरी संख्या रख देंगे और नीचे HCF 9 दिया है तो 9 को रख देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, हो गया, हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए इसको रखिए, क्या है पहली संख्या 306 है तो पहली संख्या रख देंगे 306 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 657 तो लिख देंगे 657। उसके बाद नीचे HCF है, नीचे ये HCF है तो ढूंढेंगे HCF का वैल्यू कितना दिया 9 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 9। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मतलब 9 से कटाएंगे, ये नंबर कटेगा तो ये कटाएंगे, ये नंबर कटेगा तो ये कटाएंगे। तो ये 9 से कट रहा है 306, 9 से कटाएंगे तो 9 3 27। इसके बाद इसमें से क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 अच्छा 36 हो जाएगा तो 9 चौके 36। कितने बार में ये कट गया, 34 बार में। तो यहाँ पर लिख लेंगे 34, ये बचा के 657 लिख लेंगे यहाँ पर 657। इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद हो गया, आंसर हो गया। 9 से कैसे कट के 34 आए, यही ना आपका सवाल है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 306 है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27 घटेगा 3 आ जाएगा 6, 9 चौके 36, हो गया ना आपका सवाल खत्म। 9 से कटा 34 है, उसी 34 को तो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो 34 गुणे 657 गुणा करिए, फिर उठा लिए मोबाइल ना कैलकुलेट करने के लिए हाथ में, लेकिन मोबाइल रख दीजिए आराम से। 34 और 657 कॉपी पर लिख के और कॉपी कलम से गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद क्या आया 22,398 तो लिख देंगे 22,398। यही पूछ रहा था ना सवाल में, एलसीएम निकालिए और एलसीएम कितना आया 22,398। देखिए कितना इजी है ना, केवल मान रख के और काटाना है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कहेंगे कि समझ तो आता है लेकिन बन नहीं पाता है, इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए हम कंसेप्ट को ही समझा रहे हैं आपको। 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा, यही प्रश्न है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अब कह रहा है कि n बराबर क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। समझिए इसको कि n बराबर प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो क्या बताइए कि 6 के पावर n बराबर क्या होगा, कभी 0 आएगा, ऐसा नंबर है तो चेक करिए कि ऐसा नंबर है कि नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होता है भाई, प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पिछले वाले वीडियो को देखिए कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम, सारे नंबर्स के डाउट को क्लियर कीजिए आज जाके। अभी प्राकृत संख्या यहाँ पर n के जगह पर हम क्या लेंगे, कोई नंबर ही लेंगे ना। क्या नंबर लेंगे, प्राकृत संख्या लेंगे। तो n के जगह पर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि 6 के कापरा पर 1 n था ना, तो 6 के कापरा पर 1 ले लिए, क्योंकि n बराबर हम क्या ले लेंगे अब
1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, सब पर चेक करेंगे कि कोई ऐसा मान है जो 0 आ जा रहा है। तो चलिए चेक करके आपको दिखाए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी तर्क को इसमें लिखेंगे। 6 की पावर 1 इसका मतलब 6 ही होगा इसका वैल्यू। अगर इसे 6 की पावर 2 लिख दे रहे हैं तो 6 गुणे 6 क्या हो जा रहा है, 6 आके 36 हो जा रहा है। अगर 6 की पावर 3 लिख दे रहे हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 216 हो जाएगा। तो अब बताइए कि अगर 1 लिख रहे हैं तो ये 6 पे आ रहा है, 2 लिख दे रहे हैं और ही मानव बढ़ जा रहा है, 3 लिखे एक और ही मानव बढ़ जाए, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे तो और बढ़वे नहीं करेगा मानव की, घटेगा, 0 आने की संभावना है। तो जब 0 आने की संभावना नहीं है तो क्या लिखेंगे कि ऐसा कोई भी मान नहीं है जो कि 0 आ सकता है। अगर n के पावर में कोई प्रकृत संख्या लेंगे तो के पावर में अगर कोई प्रकृत संख्या लेंगे तो कोई भी ऐसा मान नहीं है जो कि 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर अगर 0 भी ले लेंगे, चलिए अब आप कहेंगे कि 0 भी रख के दिखाइए, क्या 0 प्रकृत संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको 0 रख के दिखाएंगे कि आ रहा है 1 नहीं कि नहीं आ रहा है। अगर 6 के पावर आप 0 ले रहे हैं तो इसका तो वैल्यू 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 दिया रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये क्लास 8 में भी दिया हुआ है, ये क्लास 7 में भी दिया हुआ है। ठीक, अगर क्लास 7 और 8 अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बात भी हमारी अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी तर्क को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिखा दिया जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं होगा। कह रहा है कि किसी प्रकृत संख्या, तो हम मान लेंगे कि यदि n कोई प्रकृत संख्या है, अगर ये मान भी लेते हैं कि n कोई प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या है तो n बराबर क्या हो सकता है, तो n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट नंबर हो सकता है। अगर हम ले लेते हैं तब 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 के 36। अगर 6 के पावर 3 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। अगर n बराबर 1 2 3 लेते हैं तो 6 के पावर n, इसका मतलब 6 की जगह पे 1 एक बार रखेंगे, n की जगह पर 1 के पावर n दिया है, n की जगह पर 1 2 3 लिए तो वही तो किए, n की जगह पर क्या कर दिए, 1 रिप्लेस किए, n की जगह पर क्या किए हैं, 2 रिप्लेस किए, n की जगह पर क्या किए हैं, 3 रिप्लेस किए हैं कि नहीं किए, वही चीजों ने यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो 6 के कपड़ा पर 1, 6 के कपड़ा पर 2, 6 के कपड़ा पर 3, इनका वैल्यू कितना है, 6 36 16। और ये कह रहा है कि क्या बताइए कि ऐसा कोई नंबर है जो 0 पर समाप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये दिखा दिया कि 0 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि नहीं, किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही प्रश्न को ही लिख देना है कि नहीं होगा, इसमें नहीं लगा के लिखना है। अब कहेंगे तर्क हम बाहर से नहीं लिखने, यही क्या की जगह पर नहीं लगा दीजिएगा, बाकी यही लिख दीजिएगा। जांच करना था, अब हम जांच कर दिए, 0 नहीं आया, हम लिख दिए कि नहीं, किसी संख्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। जब जांच हो गया तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। अब आपके सामने सवाल है 6 नंबर, क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 प्लस 13, दूसरा है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसका मतलब ये है कि भाज्य संख्या है, आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि भाज्य संख्या है क्यों, कारण दीजिए। तो आपको ये सवाल सिद्ध करने से पहले जब आपको भाज्य संख्या पूछ रहे क्यों है, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो या 2 गुणनखंड हो, वो आएगा भाज्य संख्या में। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, ये एग्जाम में आता भी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आता है। तब भाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए पहले, उसके बाद सवाल सोल्व कीजिए। भाज्य संख्या होता है मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। क्या गुणनखंड का मतलब ये है कि 4 क्या है, देखिए 2 दूने के 4, 2 एकम 2। 4 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 है, 2 गुणनखंड हुआ ना। कि 8 का देखिए गुणनखंड कितना है, 1 2 3, 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 2 कम से कम गुणनखंड होना चाहिए। तो अगर इसमें 2 पार्ट में, इस सारे नंबर्स को 2 पार्ट में दिखा देते हैं, 2 पार्ट का मतलब ये है
कि जैसे 2 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 4 होगा, 6 गुणे 5 होगा, उसी तरह हम गुणे में 2 पार्ट में अगर इस नंबर को हम दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे 2 पार्ट में दिखाएंगे, अब इसी को हम समझेंगे। इस चीज में क्या ऐसा चीज है जो कि यूनिक है, क्या है यूनिक, 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है। इस नंबर में क्या मिल रहा है, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। इसका मतलब हमें मेन पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, ये चीज कॉमन मिल गया, इसमें भी 5 कॉमन मिल गया। उसी कॉमन के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि भाज्य संख्या है या नहीं है। लिखने के बाद क्या करेंगे कि 13 ये भी है और 13 ये भी है, तो क्या करेंगे, 13 को इधर निकाल देंगे। 13 इसमें से निकल गया तो क्या बचा, क्या बचा, ये 7 बचा और ये 11 बचा, क्योंकि 13 तो निकाल दिए। अगर आप 3 को आम लिए, एगो खा गए तो कितना बचा, 2 ही बचा ना। तो उसी तरह इसमें तो 13 निकाल दिए तो कितना बचा, 7 और 11 बचा। तो इसको लिख देंगे 7 गुणे 11। दूसरी बात ये है कि इसके बाद यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हम भी प्लस दे लेंगे। उसके बाद इसमें का 13वां तो निकाल ही लिए हैं, तो 13 निकाल दिए तो क्या बचा, 13 एकम 13, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है भागा दिया जाता है। कहेंगे 13 निकाल दिए तो 0 ना बचा, ना जी, भागा दे रहे हैं इसीलिए 1 बचेगा। 13 लिख दिए, 11 साते 77 गुणा करके लिख देंगे, प्लस ये 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 13 गुणे 77 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब तो बताइए कि गुणे के 2 पार्ट में तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए हम, तो जब ये तोड़ दिए तो क्या है, भाज्य संख्या है ना, लिखेंगे ये भाज्य संख्या है। उसके बाद अब नंबर इसको दिखाना है, भाज्य संख्या है ये। अब उसको तोड़ेंगे, दोनों में कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहा है ना, तो चुपचाप 5 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोनों में मिल रहा है इसीलिए हम 5 को बाहर निकालेंगे। 5 बाहर निकाले तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद अब देखेंगे कि जब हम 5 को बाहर निकाल ही दिए तो दोनों में बचा क्या, क्या बचा, ये 7 6 बचा, इधर से ये क्या बचा, 4 3 2 1 बचा। 7 गुणे 6, 5 को तो निकाल दिए, 5 नहीं लेंगे, बचा क्या 4। उसके बाद क्या बचा 3, उसके बाद क्या बचा 2, उसके बाद 1 बचा। प्लस है तो प्लस दे लेंगे। 5 को तो बाहर निकाल ही दिए, तो इसके जगह पर क्या बचेगा, 5 एकम 5 बचेगा। 5 गुणे, अब गुणा कीजिए, फिर मोबाइल लेके निकाल के बैठ के, मोबाइल नहीं निकालना है, लिख के गुणा करना है। देखिए यहाँ गुणा करके दिखाए हैं आपको, 1008 है। गुणा करने के बाद ये +1 है तो 1 को लिख देंगे। अब ये 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 1008 है तो ये 1 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 गुणे 1009। क्या ये भी 2 पार्ट में आ गया ना, कम से कम 2 गुणनखंड आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखेंगे भाज्य संख्या है। अब इस तरह सिद्ध हो गया, इस तरह पता चल गया कि क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी 2 गुणनखंड में तोड़ दिए इसीलिए भाज्य संख्या है, इसका भी 2 गुणनखंड में तोड़ दिए इसीलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 6 था। अब लास्ट क्वेश्चन है 7, अब उसको भी हम सोल्व करेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है और 1.2 का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी समय हो गया। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, और दोनों का समय अलग अलग है। ये सोनिया 18 मिनट लेती है और ये रवि 12 मिनट लेता है। तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों आपस में एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर, यानी जहां से चलना स्टार्ट किए कितने समय के बाद फिर वहीं पर आकर दोनों मिलेंगे। तो देखने में इतना लंबा है, ये वर्ड प्रॉब्लम में घुसा दिया है, लेकिन ये क्या है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। किस नंबर को निकालना है, ये 2 नंबर दिया है, एक 18 दिया है और एक 12 दिया है। तो दोनों का एलसीएम जो निकाल लेंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा, और उतना ही समय में दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर आपस में मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो सिंपल लिखेंगे 18 और 12, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटाएंगे, 3 3 लिखे 9, 3 दूना के
6। अब क्या, ये 1 3 में ही एलसीएम ने निकालने सीखे हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकालने सीखे भी होंगे और 18 12 का एलसीएम आपको पता भी होगा। क्या होगा, अगर पहले से आपको पता था तो बताइए, कमेंट करिएगा कि हाँ हमको पता था। गुणा कर लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। गुणा करने पर 3 दूना 6, 6 तिल 18, 18 दूना के 36। एलसीएम आ गया 36, तो फिर क्या लिखेंगे कि 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वहीं लिखेंगे 36। अब लिख लेंगे कि 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हो गया आंसर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में 1.3 प्रश्नावली के साथ मिलेंगे।